हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी काफ़ी अजीब है। एक दुकानदार की कहानी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। शहर के एक छोटे से एरिया में एक दुकान थी जिसके मालिक का नाम मधुसूदन था। उसकी ये किराने की दुकान करीब 25 साल पुरानी थी। ये दुकान उस शहर के एरिया के बाहर थी जहाँ अंधेरा होते ही सन्नाटा छा जाता था। मधुसूदन के पिता ने यह दुकान शुरू की थी और उनके गुजरने के बाद वो इसे संभाल रहा था। लेकिन उस दुकान के बारे में एक अजीब बात यह थी कि आसपास के लोग अक्सर कहते थे कि वो जगह भूतिया है। मधुसूदन इन बातों को बचपन से सुनता आ रहा था, लेकिन उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो इन सब चीज़ों को कहानियों के रूप में बस जानता था और कहता था कि ये सब पुराने ज़माने की बकवास है, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ठंडी सर्दियों की रात थी। दुकान बंद करने का समय हो चुका था। मधुसूदन जो था वो हिसाब किताब कर रहा था। बाहर कोहरा छाया हुआ था और सड़कें सुनसान थी। तभी उसने दुकान के बाहर किसी के चलने की आहट सुनी। पहले तो वो समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है। उसके बाद उसने जोर से चिल्लाया कि कौन है, लेकिन किसी का कोई जवाब ही नहीं आया। वो दोबारा मन में ही सोचने लगा कि इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, दरवाजा खोल कर देखता हूँ। और जब वो दरवाजे की ओर फिर आगे बढ़ा और जब दरवाजा खोला तो बाहर देखा कि कुछ भी नहीं था। बस हवा चल रही थी और ठंड की वजह से कोहरा कोहरा था, यानी दूर की चीजें धुंधली भी दिखाई दे रही थी। उसे दूर उस समय कुछ तो नजर आया, लेकिन उसका कहना यह था कि मैंने खुद को ही समझाया कि हो सकता है कोई बड़ा पेड़ होगा जो कोहरे की वजह से धुंधला नजर आ रहा है। वो वापस अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। तभी अलमारी पर रखा एक पुराना तेल का दिया जमीन पर गिर पड़ा और वो दिया काफी ठीक तरीके से रखा हुआ था। वो मन ही मन सोचने लग गया कि अजीब बात है, हवा भी नहीं चल रही और ना ही तो मैंने उसे धक्का दिया। मेरे अलावा कोई दूसरा भी नहीं है जो उस दिए को गिरा दे। वो खुद ही से ये सब बातें बड़बड़ाते हुए उस दिए को वापस उठाकर अलमारी पर रखा। अब कुछ आगे होता कि अचानक उसने देखा कि पीछे जो दीवार थी, उसने उस दीवार को दोबारा से बनाया था। अभी कुछ साल पहले ही वो दीवार टूट चुकी थी और उस दीवार की मरम्मत करके उसने वापस बनाया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो दुकान शहर के बाहर के एरिया में थी, तो उस दुकान के आसपास भी कुछ था नहीं, यानी लोकेलिटी में लोग नहीं रहते थे वहां पर, बस घनी झाड़ियां होती थी। उसने महसूस किया कि दीवार की दूसरी ओर से कोई जोर जोर से दीवार पर मार रहा है। वह आवाजें सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो जल्दी से दुकान से बाहर निकला और बाहर आकर देखने लगा, लेकिन वही बाहर कोई नहीं और उसके बाहर निकलते ही वो आवाजों का आना भी बंद हो गया। वो खुद को समझाने लगा कि शायद थकान की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, और फिर दुकान बंद करके वो चला गया। कुछ दिन तक तो फिर सब चीज नॉर्मल रही, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात दुकान में आखिरी ग्राहक आया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी और खाली थी। वो नजदीक आकर बोला, साहब, 1 किलो चावल मिलेगा? उसकी आवाज काफी धीमी और कपकपाती हुई थी। मधुसूदन ने चावल तोला और उसे दे दिया, लेकिन जब उसने पैसे मांगे तो बूढ़े आदमी ने
अजीब सी मुस्कान दी और कहा, मैंने तो पहले ही दे दिए हैं। मधुसूदन उसकी ये बात सुनकर चौंक गया। उसने पैसे कहीं देखे ही नहीं थे। आपने पैसे कब दिए बाबा? उसने बहुत धीमे से कहा। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले बाहर चला गया। मधुसूदन बाहर भागा, लेकिन वो आदमी दुकान से हटते ही कहीं हवा में गायब हो गया। मधुसूदन मन ही मन सोचता रहा कि बूढ़ा आदमी जो ठीक से चल नहीं पा रहा था वो कहाँ चला गया। उसने दोनों ओर अपनी नजरें दौड़ाई। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक ना ही तो कोई आते हुए नजर आ रहा था और ना ही कोई जाते हुए नजर आ रहा था। फिर एक हफ्ता शायद बीता होगा कि एक बहुत डरावनी घटना उसके साथ घटी। एक हफ्ते के बाद दुकान के अंदर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। सामान खुद ब खुद जगह से गिरने लगा। जब भी वो दरवाजे को ताला लगा कर जाता, सुबह ताला टूटा मिलता, जबकि चोरी का कोई निशान ही नहीं होता। एक रात उसने फैसला किया कि वो दुकान में ही रुक कर देखेगा कि असल में हो क्या रहा है। वो दुकान के पिछले हिस्से में एक खाट पर सो गया। आधी रात को उसकी नींद खुली। उसने देखा कि अंदर किसी के चलने की आवाज आई। उसने सोचा कि कोई चोर होगा, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो वो डर के मारे कांप गया। सामने दीवार पर एक परछाई थी, पर वो परछाई किसकी थी? क्योंकि वहां उसके अलावा कोई और आदमी था ही नहीं। वो फिर भी डरते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। और तभी वो परछाई उसकी तरफ अब बढ़ने लगी। जो परछाई दीवार पर नजर आ रही थी, वो परछाई दीवार से निकलकर अब जमीन पर चलते हुए उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। मधुसूदन के पैर जैसे जमीन में जम से गए हो। वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई के पास आते ही उसने देखा कि वो वही बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो कहने लगा, ये दुकान हमारी है, तूने हमसे छीन लिया है। और वो जोर जोर से फिर कहकर बड़बड़ाने लगा। मधुसूदन ने डरते हुए उससे पूछा, लेकिन आप हो कौन? और ये दुकान तो मेरे पिताजी ने बनवाई है। तुम्हारे पिता ने इसे धोखे से लिया था। हमारी आत्माएं इस जगह पर कैद है अब भी। इतना कहकर वो बूढ़ा कहीं गायब हो गया। लेकिन दुकान के अंदर की हर चीज अब हिलने लगी, जैसा मानो दुकान में जलजला आ गया था। और मधुसूदन तो बेचारा वहीं डर के मारे बेहोश गिर पड़ा। सुबह जब वो उठा तो उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये सब सच है। तुम्हारे पिता ने ये दुकान एक गरीब परिवार से जबरदस्ती ली थी। उन्होंने उस परिवार के आदमी को इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या कर ली थी। मधुसूदन ने जब ये बात सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि ये सब उसी परिवार की आत्मा ही है जो बदला ले रही है। उसने तुरंत एक पुजारी जी को बुलवाया और दुकान में हवन करवाया। उसने आत्माओं से माफी मांगी और दुकान को बेचने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद वो दुकान पूरी तरह बंद हो गई। लोग कहते हैं कि रात के समय उस दुकान के पास से गुजरने पर अब भी किसी के रोने की और हंसने की आवाजें सुनाई देती है। दोस्तों, ये जब घटना बीती थी 1999 में, उसके बाद 2005 तक वो दुकान कभी नहीं खोली गई। रही बात मधुसूदन की, तो वो अपनी माँ के साथ हो सकता है कहीं चला गया होगा, क्योंकि उनके घर में भी ताला पड़ा था। 2005 तक जब लोगों ने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, ना दुकान खुल रही है और ना ही तो मधुसूदन और उसकी माँ कभी वापस लौट कर आए, तो उन लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर चेक किया और पाया कि अंदर सब कुछ खराब था। यानी जो सामान भी था उसने वो भी छोड़ कर गया था। इन 6 सालों में सारी चीजें सड़ कर गल चुकी थी। कुछ चीजों में से तो इतनी गंदी बू आ रही थी कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था।
इसीलिए गांव के लोगों ने उस दुकान को ही तोड़वा दिया और मधुसूदन का जो घर था वो समय के साथ साथ खुद से ही टूटता चला गया और आज सिर्फ वो एक खंडर बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये थी मधुसूदन की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी पवन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। पवन जो कि एक नॉर्मल सा लड़का था, ठीक ठाक अपनी लाइफ चल रही थी उसकी। एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसकी ज़िंदगी बस काम और घर के बीच में बंधी हुई थी। हर दिन की तरह वो उस दिन भी अपनी देर रात की शिफ्ट पूरी की और करीब 12:30 बजे ऑफिस से निकल पड़ा। पवन के घर तक का रास्ता लंबा और सुनसान था। कभी कभार वो गाड़ी से भी आया जाया करता था, लेकिन कई बार उसे बाइक से या पैदल भी जाना आना पड़ता था। वैसे उसके रास्ते के बीच में एक पुराना सा छोटा सा जंगल भी पड़ता था, जिसे कुछ लोग जंगल कहते थे तो कुछ लोग जंगली रास्ता कहते थे, जो रात में काफी ज्यादा डरावना लगने लगता था। उस रात मौसम भी कुछ अजीब सा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस हवा ने एक सन्नाटे की चादर ओढ़ी हुई है। पवन जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पुरानी बाइक को तेज चलाया। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं था। पवन का ऐसा मानना था, ऐसा वहम मुझे पहले भी कई बार हो चुका है। उस जंगल के सूखे हुए पत्तों की आवाज जब आती तो ऐसा ही लगता कि कोई पीछा कर रहा है, और हल्की सी बारिश भी हो रही थी। इस वजह से ये समझना कि कोई पीछा कर रहा है या ऐसी आवाज आ रही है, ये पवन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पवन अपनी बाइक धीमे चला रहा था और फिर अचानक उसे ऐसा लगा कि सच में कोई भारी कदमों के साथ उसके पीछे आ रहा है। तो उसने बाइक को रुकाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो आगे बढ़ा तो सड़क के किनारे एक औरत सफेद कपड़े में उसे दिखाई दी। पवन को लगा कि शायद उसे किसी चीज की जरूरत होगी। उसने बाइक को रोककर डरते हुए पूछा, आपको किसी चीज की मदद की जरूरत है क्या? वो औरत चुपचाप खड़ी रही। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरह सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। पवन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, औरत बिना पैरों के हिलाए उसके साथ साथ हवा में तैरने लगी। पवन ने पूरी ताकत से बाइक को चलाया या भगाया और आंखें बंद कर ली। जब कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो वो औरत कहीं गायब हो चुकी थी। लगभग पवन का मानना था कि 10 सेकंड तक मैंने अपनी आंखें नहीं खोला था डर की वजह से, और रास्ता भी बिल्कुल सीधा था, तो कहीं ठोकने का या गिरने का सवाल ही नहीं उठता था। पवन ने जब थोड़ी देर के बाद आंखें खोली थी और देखा कि वो औरत कहीं नहीं दिखाई दे रही, तब उसने अपने मन को समझाया कि हो सकता है मेरा वहम होगा, या फिर अच्छा ही हुआ अगर वो औरत सच में भी थी और गायब हो गई तो। जैसे ही वो जंगल के बीच में पहुंचा, पवन की बाइक एकदम से रुक गई। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। पवन ने हिम्मत जुटाकर देखा तो वहां एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था। पवन ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पवन ने काफी डरते हुए उससे पूछा था। बच्चा धीरे धीरे उठा और अचानक अजीब सी हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी कर्कश और इतनी डरावनी थी कि पवन के कान सुन होने लगे। बच्चे की आंखें लाल हो गई और चेहरा किसी जानवर की तरह बदलने लगा। पवन का खून जम सा गया। उसने बिना सोचे समझे वहां से भागना शुरू कर दिया। पवन अब काफी ज्यादा डरा हुआ था। भागते भागते पवन जंगल के और भीतर चला गया।
चारों ओर अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। हर तरफ से उसे किसी के हंसने की तो चीखने की या फिर कभी किसी के बड़बड़ाने की आवाज आने लगती। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। थोड़ी दूर उसने एक कुआं देखा। वो कुआं देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा गया और कुएं के पास उसने एक आदमी को भी बैठे हुए देखा। अजीब बात उस आदमी की ये थी कि वो आदमी उसी के ऑफिस के कपड़े पहने हुए था। पवन ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। पवन उसके करीब गया और उससे पूछा, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? पवन अब भी घबराया हुआ था। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरी जान लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। जंगल के बाहर निकलने के लिए पवन जैसे तैसे रास्ता ढूंढने लगा। वो पसीने से लथपथ था, लेकिन जैसे ही वो सड़क के किनारे पहुंचा, उसे फिर से वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार वो हवा में तैर रही थी और उसके होठों पर डरावनी मुस्कान थी। पवन ने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेते हुए दौड़ता रहा। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, पवन इधर आ जल्दी। पवन ने आवाज की दिशा में भागना शुरू किया। कुछ देर बाद वो जंगल से बाहर निकल कर आया। घर पहुंचकर पवन ने दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला और पवन को देखते ही रोने लगी। पवन तू कहाँ था? तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पापा की तबीयत बिगड़ गई थी। वो कल रात हमें छोड़कर चले गए। ये बात सुनकर पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि जंगल में जो आवाज उसे बाहर निकाल कर लाई थी, वो उसके पिता की आत्मा की आवाज थी। बात कुछ ऐसी थी कि पवन का घर दूर था, इस वजह से कई बार वो ऑफिस में ही अपने एक दोस्त के घर पर रुक जाया करता था। यानी जो ऑफिस थी उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर उसका एक दोस्त रहता था। वो उसी के पास रुक जाया करता था। पवन को इस बात से काफी ज्यादा दर्द पहुंचा और उसने अपनी माँ से कहा कि अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे आना जाना भी बहुत भारी पड़ता है। पवन ने वो घर बेचकर ऑफिस के पास घर ले लिया। पवन का कहना था कि जब वो वहाँ रहने लगा तब उसकी लाइफ और भी ज़्यादा ठीक और सेटल्ड हो गई। तो दोस्तों, ये थी पवन की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी विकास की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास है और मैं उड़ीसा से हूँ। वैसे मैंने तो बहुत कुछ देखा है और सुना भी है। उसी में से आज मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये घटना मेरे ही साथ घटी थी। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, तो शादी के सीज़न में मुझे रात रात भर काम करना पड़ता है। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं और मेरी टीम एक शादी में काम कर रहे थे, तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरी टीममेट ने कैमरा की जो एक्स्ट्रा बैटरी होती है वो लाना भूल गया और हमारे पास बैटरी भी नहीं थी। रात के करीब 1:15 बज रहे थे। कैमरे की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी थी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं हमारे स्टूडियो जाकर कैमरे की बैटरी लेकर आता हूँ। वैसे हमारा स्टूडियो शादी के वेन्यू से कुछ 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसीलिए मैंने अपनी बाइक निकाला और बाइक से जाने का फैसला किया। बाहर काफ़ी ठंड थी और उस ठंडी में मैं बाइक से निकल गया। मैं पूरा रास्ता ठीक से जा रहा था, लेकिन एक चौक आया जहाँ से मैं सोचा ये एक शॉर्टकट है, तो मैं ये ले लेता हूँ ताकि मुझे जल्दी हो, और मैं वो शॉर्टकट ले लिया। ये रास्ता दिन में ठीक ठाक रहता है, यानी कि लोग इस रास्ते पर दिख जाते हैं, पर रात में यहाँ से कोई नहीं जाता, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा खाली डबल फ्लोर क्वार्टर है जहाँ अभी भी कोई नहीं रहता है। इसलिए यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। मैं जा रहा था, रास्ते में मेरी बाइक की लाइट और बाइक के साउंड के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा, जब मैं जा रहा था अचानक
एक क्वार्टर के बालकनी में पड़ी। बालकनी में कोई खड़ा हुआ था, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए। मैं समझ गया कि ये क्या है। मैं अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दिया, लेकिन पता नहीं मेरी बाइक को क्या हुआ, मेरी बाइक एकदम से बंद पड़ गई। मैं समझ गया था कि मेरी बाइक ऐसे ही बंद नहीं हुई थी, ये शायद उसी आत्मा की वजह से बंद हुई थी, और ये काम भी उसी आत्मा का होगा। तो मैं बेकार में अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश किए बिना बाइक को वहां छोड़ के दौड़ने लगा। लेकिन मैं भागता भी कितना ही तेज। 100 मीटर के बाद भी मुझे तो थक कर रुकना ही था। मैं 100 मीटर तक गया रहूंगा कि मेरे कानों में कोई फुसफुसा कर बोला, कहाँ तक भागेगा। मैं बचपन से ही ऐसी चीजों का सामना करते हुए या देखते हुए सुनते हुए आया था। तो मैं क्या किया, मेरे मोबाइल में हनुमान चालीसा था। मैं वो भजन ढूंढने लग गया। वैसे मैं डरा हुआ तो बहुत था, लेकिन भजन के बजते ही मुझ में हिम्मत आ गई, और मेरा विश्वास करो, वो आवाज़ भी अपने आप बंद हो गई। फिर मैं रुका और पीछे देखा, तो वो जो भी था मेरी बाइक के पास ही खड़ा हुआ था और मुझे देख रहा था। मैं समझ गया कि वापस जाने में खतरा है, इसीलिए मैं मेरे ऑफिस की ओर गया और मेरे एक टीममेट को कॉल किया और सब बताया। वो बोला, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। मैं उसको बोला, जो भी करना वो डबल फ्लोर क्वार्टर वाले रास्ते से मत आना। फिर उसे लॉन्ग कट से आने में 20 मिनट का समय लग गया, और जब वो मेरे पास आया तब मैंने उसे सारी घटना दोबारा से डिटेल में बताई। वो पहले तो विश्वास ही नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में जब मैंने उसे कुछ और चीज़ें बताया तब उसने मेरी बात पर विश्वास किया। तो दोस्तों, ये थी विकास जी की घटना। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक छोटे से गांव की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। छोटे से गांव में एक पुरानी और बंद पड़ी रेलवे लाइन थी। कहते हैं वहां रात के अंधेरे में एक भूतिया रेलगाड़ी गुजरती थी, जो किसी को भी अपने रास्ते में दिख जाए उसे मौत के घाट उतार देती थी। गांव वाले डर के मारे उस रेलवे लाइन के पास जाने से भी डरते थे। सौरभ नाम का एक लड़का था जो एक दिन अपने दोस्तों के साथ उस रेलवे लाइन पर जाने का फैसला किया था। वो सुन चुका था कि कुछ लोग कहते हैं कि वो रेलगाड़ी सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो उसके बारे में बात करते हैं या जो रात को अकेले जाते हैं। एक रात सौरभ और उसके दोस्तों ने गांव के बाहर रेलवे स्टेशन के पास कैंप करने का सोचा। रात के अंधेरे में जैसे ही उन्होंने अपना कैंप तैयार किया, दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज रेलगाड़ी के हॉर्न जैसी थी। पहले तो सभी लोग इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब आवाज तेज होती है और पास आती है तो सबका दिल जोर से धड़कने लगा। सौरभ के एक दोस्त ने घबरा कर कहा, ये वही भूतिया रेलगाड़ी है। लेकिन सौरभ को यकीन नहीं हुआ और वो आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वो रेलवे लाइन के पास पहुंचा, अचानक एक धुंधली सी रेलगाड़ी उसकी आंखों के सामने आ गई। लेकिन ये गाड़ी किसी भी साधारण रेलगाड़ी की जैसी नहीं थी। ये गाड़ी खंडर सी हो रखी थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। गाड़ी जैसे ही पास आई, उसमें से एक सर्द और कटीली हंसी आई। सौरभ के कदम रुक गए और वो बुरी तरह से कांपने लगा। गाड़ी रुकते ही उसके दरवाजे खुले और वहां से एक कटा फटा और डरावना चेहरा बाहर निकला। वो चेहरा एक मरे हुए आदमी का था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने सौरभ से कहा, तुम हमारे साथ चलोगे या फिर तू हमारा शिकार बनेगा। सौरभ और उसके दोस्तों का मनोबल टूट चुका था। वो डर के मारे वापस भागने लगे, लेकिन जिस रास्ते से वो भाग रहे थे वहां उसी भूतिया रेलगाड़ी का धुआं और आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो दौड़ते गए, गाड़ी उनके पीछे आती रही। किसी तरह से वो सब गांव तक पहुंचने में सफल हुए, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा
तो वो गाड़ी गायब हो चुकी थी। अगले दिन गांव के लोगों को जब सौरभ ने और उसके दोस्तों ने ये बात बताई, तब गांव का कोई भी व्यक्ति इनकी बातों पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन सौरभ जानता था कि वो जो देख चुका है वो असली था। कहते हैं कि आज भी वो रेलवे लाइन सुनसान पड़ी है और वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति रात के समय कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी हमें रोहित सिंह ने भेजी है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नीतीश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नीतीश है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये 2016 नवंबर के महीने में हम सभी लोगों के साथ घटी थी। उस समय मैं अपनी जॉब से अपने घर पर आ रहा था। मैं जॉब पर बाइक लेकर जाया करता था और बाइक से ही आता जाता था। मेरा घर जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे हमेशा ही ऐसा होता था कि रात में जॉब से छूटकर घर आने में 9 बज ही जाते थे। उस दिन मेरी ऑफिस में ज़्यादा काम था, जिस वजह से मुझे घर आने में 12 बज चुके थे। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मैंने मेरी पत्नी से कहा कि आज मैंने रास्ते में एक अजीब सी चीज़ देखी। वो मुझसे कहने लगी कि क्या था। मैंने कहा कि एक भिखारी रास्ते में बैठकर भीख मांग रहा था। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इसमें अजीब क्या बात थी। मैंने कहा कि इतनी रात में ऐसे सन्नाटे रास्ते पर एक भिखारी भीख मांग रहा है, जबकि आसपास कोई उसे भीख देने वाला भी नहीं था, तो वो वहां पर भीख किससे मांग रहा था। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी फिर कि हो सकता है वो भिखारी रोजाना वहीं पर रहता होगा, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया। मैंने कहा कि हाँ, ये भी बात हो सकती है। मैं फिर अगले दिन अपने जब जॉब पर गया, तब पूरा दिन वही भिखारी मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं रात में कुछ 8:30 बजे के आसपास ऑफिस से निकला। जिस जगह पर वो भिखारी पिछली रात में मुझे दिखा था, मैं उसी जगह पर जाकर उसे देखने लगा, लेकिन इस बार वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे एक बार को यूं लगा कि क्या पता कल जो मैंने देखा ये सिर्फ मेरा वहम था या फिर सच में मैंने कोई भिखारी देखा था। मैं उस जगह पर बाइक रुकाकर उतर कर जाकर देखने लगा, लेकिन दोस्तों वहां पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि हो सकता है कल ही होगा और आज नहीं है। मैं अपने घर पर चला गया, लेकिन अब भी वो भिखारी मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्योंकि उसने पूरी तरह से एक चादर ओढ़ कर रखी थी, जिससे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, चेहरे पर बहुत बड़े बड़े बाल थे जो उसकी वो चादर से बाहर निकलकर दिख रहे थे। मैं अपने घर जाकर खाना खाकर सो गया। फिर कुछ 4-5 दिन के बाद दोबारा ऐसा हुआ कि ऑफिस में ज़्यादा काम था। हमने नई नई ऑफिस खोली हुई थी, इस वजह से कई बार ऐसा होता था कि ऑफिस से लौटने समय मुझे काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता था। उस रात भी मुझे घर आने में देर हो चुकी थी। करीब 12:30 बजे के आसपास मैं ऑफिस का शटर डाउन करके अपने घर के लिए निकला। जब मैं घर पर आ रहा था, इस रात फिर से मुझे वही भिखारी दिखा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कोई नहीं था, और वो भिखारी कटोरा लेकर वहीं पर बैठा हुआ था। रात में अक्सर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो रास्ते पर ही रहते हैं वो लोग सो जाया करते हैं, लेकिन वो बैठा हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो सोया हुआ नहीं था, और अगर वो भीख मांग रहा था तो किससे मांग रहा था। मैं इस बार जब उसे देखा तो मैंने बाइक को रुका दिया, और मुझे लगा कि शायद इसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ये इतनी रात में भी जागा है और भीख मांग रहा है। तो मैं उतरकर उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि बाबा, आपने खाना खाया? लेकिन इस पर उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने दोबारा उससे पूछा कि बाबा, आपको पैसे चाहिए कि मैं आपको खाना ला कर दूं? इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो बिल्कुल शांत एक ही जगह पर बैठा रहा। मुझे अब तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि ये कुछ बोल भी नहीं रहा है, बस चुपचाप बैठा हुआ है। मैंने तीसरी बार जैसे ही बोलना चाहा, तभी ही एक जोर का हवा का झोंका आया, जिसके वजह से उसकी जो चादर उसने ओढ़ कर रखा था वो उसके चेहरे से हटी। उसका चेहरा बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था कि वो जल चुका हुआ है। और उसने जब मुंडी उठाकर मेरी ओर देखा, तब मेरे पैर जमीन पर नहीं थे,
क्योंकि उसकी आंखें हरी और नीली कलर की थी। वो मुझे ही बस घूरे जा रहा था। फिर वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और मेरे पास आगे आया। अब मुझ में और उसमें सिर्फ 2 या 3 कदम का ही डिस्टेंस रहा होगा। वो आकर मुझे बस घूरने लगा और अपने हाथ से आगे की ओर इशारा करके कुछ दिखाने लगा। मैं आगे देखने लगा, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा कि आपको आगे तक छोड़ना है क्या? मैं आपको आगे तक छोड़ दूं। उसने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया और मेरी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और उसे बैठने के लिए कहा। वो मेरी बाइक पर बैठ गया। मुझे लगा कि थोड़ा आगे जाकर इसे छोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बाइक पर कोई नहीं था और अब भी मुझे यूं ही महसूस हो रहा था जैसा कि मेरी बाइक पर कोई बैठा हुआ है। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैं अपने आसपास पीछे देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सवाल ये उठता था कि अगर वो मेरे पीछे बैठा नहीं है तो मुझे बाइक पर किसका वजन महसूस हो रहा था। मैंने एक बार फिर से अपने पीछे देखा। जब कोई नहीं दिखा तब मैंने बाइक शुरू कर दी और बाइक शुरू करके अब मैं आगे बढ़ने लगा। मुझे पसीने आ रहे थे। कुछ देर आगे जाने के बाद अचानक से मुझे यूं महसूस हुआ जैसा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है और मेरे कंधे को दबा रहा है। मैंने तुरंत ही बाइक रोककर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो भिखारी मेरी बाइक पर ही था और वो मेरा कंधा इसलिए दबा रहा था क्योंकि उसे वहीं पर उतरना था। मैं उसे देखकर एकदम हैरान रह गया कि अब तक तो मेरे पीछे कोई नहीं था, फिर ये कहां से आ गया। मैंने उससे कहा कि आप तो पीछे नहीं थे, फिर अचानक मेरे पीछे कैसे आए? उसने सिर्फ मुझे फिर से आगे की ओर इशारा किया और वो बाइक से उतर गया। इस बार मैं उसका इशारा नहीं समझा कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो बाइक से उतरा और जिस जगह पर वो उतरा था वहां पर शमशान घाट था। वो उतर के उस शमशान घाट के अंदर चला गया। मैं उससे कुछ पूछता कि उसने वो जो कटोरा भीख का था वो मेरी बाइक के आगे फेंक दिया और वो वहां से निकल गया। मैंने उस कटोरे को देखा और पहले तो यूं सोचा कि इसे उठा लेता हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता ये दोबारा बाहर आकर अपना कटोरा ढूंढेगा। इसीलिए मैंने चुपचाप बाइक चालू की और वहां से घर निकल गया। घर जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि हो ना हो वो कोई आत्मा ही होगी और वो शायद तुमसे अपना कोई काम कराना चाहती हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। मैंने कहा कि हाँ, ये भी बात है। मैं अगले दिन ऑफिस गया और जब ऑफिस से मेरा काम 9 बजे ख़त्म हुआ तब मैं ऑफिस में बैठा रहा और इंतज़ार करने लगा कि कब रात के 12 बजेंगे और फिर मैं निकलूँगा। 12 बजते ही मैं ऑफिस से निकला। ठीक उसी जगह पर आ पहुँचा जहाँ पर वो भिखारी बैठा होता था, लेकिन इस बार वो मुझे नहीं दिखा। हाँ, लेकिन उसका कटोरा अब भी वहीं पर पड़ा हुआ था। मैंने इस बार उसका कटोरा वहाँ से उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। जिस जगह पर शमशान घाट आता था उसी जगह पर मुझे वो भिखारी दिखाई दिया। शमशान घाट के गेट पर वो खड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा। वो मेरे पास धीरे धीरे झुकी कमर के साथ आगे आया और आकर मेरे हाथ से उसने कटोरा लिया। कटोरा लेकर फिर वो अंदर चला गया और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। मैंने मेरी पत्नी को बताया तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि घबराने की कोई बात नहीं। उसने मेरे हाथ पर एक बंदिश का धागा बांध दी और मेरे गले में उसने लॉकेट डाल दिया हनुमान जी का। वो कहने लगी कि अगर कोई बुरी आत्मा होगी तो वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि 3-4 महीने तक मैं 9 बजते ही ऑफिस से निकल जाता था, चाहे मुझे काम कितना ही हो, लेकिन मैं घर आ जाता था और फिर अगले दिन जाकर काम करता था। और जब 3-4 महीने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मुझे ऑफिस में ज़्यादा देर तक मजबूरन रुकना पड़ा, तो जब मैं वहाँ से 12 बजे निकल कर आया तो मुझे वो आत्मा या फिर वो भिखारी कहीं नहीं दिखा। हो सकता है कि उसे जो काम करवाना होगा वो काम हो गया होगा, या फिर सच में वो भिखारी था। वो क्या था मैं नहीं जानता।
अगर आप में से कोई जानता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकता है। तो दोस्तों, ये थी नीतीश जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शुभोजीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शुभोजीत है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। वैसे तो हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो फिशिंग का है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो घटना कुछ ऐसी ही है, और ये घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी। पापा बताते हैं कि वैसे तो हम लोग रोज़ाना सुबह जल्दी निकल जाते थे फिशिंग के लिए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि रात में चलकर फिशिंग करेंगे और बोट को रात में ही पानी में उतार देंगे। जब रात में हम लोग फिशिंग करने के लिए गए, यानी मेरे पापा और उनके कुछ दोस्त, तो उन्होंने देखा कि समंदर में जाने के बाद आज कुछ अजीब सा लग रहा है। बोट भी बराबर से नहीं चल रही है। पहले तो उन्हें ये समझ में आया कि हो सकता है बोट खराब हो गई हो इसी वजह से, लेकिन अगले ही कुछ पल में उन्हें बोट के निचली हिस्से में से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें शायद इंजन की थी। तभी उनका दोस्त कहने लगा कि इंजन में कुछ खराबी है, मैं जाकर एक बार देखता हूँ। और ये बात तब पता चली जब तक कि वो लोग समंदर के अंदर उतर चुके थे। दोस्त उनका ऊपर आकर कहने लगा कि ऐसा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक दूसरे ने कहा कि एक काम करते हैं, दोबारा चलते हैं, इस बार मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो दोनों ही नीचे जाकर देखने लगे। उन्हें नीचे कुछ स्मेल आ रही थी, ऐसी स्मेल जैसा कि कोई लाश वहाँ पर पड़ी हो। मेरे पापा को फिर उन लोगों ने आवाज़ लगाया। मेरे पापा नीचे गए, जाकर देखने लगे। मेरे पापा ने बताया कि स्मेल तो आ रही है, लेकिन कुछ खराबी समझ में नहीं आ रही कि इंजन में कहाँ पर क्या फॉल्ट आया है। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि ऐसा लगा उस बोट को किसी ने जोर से टक्कर मारी हो। पापा और उनके दोस्त तुरंत ऊपर आकर बाहर देखने लगे, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। दोबारा फिर ऐसा लगा कि जैसा कि बोट को किसी ने टक्कर मारी हो। पापा कहने लगे कि यार ये आवाज़ें तो आ रही है, लेकिन ये टक्कर मार कौन रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। उनका दोस्त कहने लगा कि हो सकता है कोई बड़ी मछली नीचे बोट के गुजर रही होगी। पापा ने कहा कि अगर गुजरती है तो उसका कुछ एहसास अलग होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कोई बोट को जानबूझकर धक्का दे रहा है। शायद वो बोट को पलट देना चाहता है और हमारी जान को जोखिम भी है। पापा ने और उनके दोस्तों ने बोट के चारों ओर फिर से एक बार नज़र दौड़ाई और पाया कि कुछ नहीं था। वो लोग बैठे ही थे कि एक आवाज़ इंजन के रूम से आने लगी। वो आवाज़ भी कुछ अजीब सी थी, जैसा कि मानो आपस में दो लोग तालियां बजा रहे हों। पापा और उनके दोनों दोस्त तुरंत नीचे वापस गए और इंजन में जाकर देखने लगे, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। वो आवाज़ें भी किस चीज़ की थी वो भी उन्हें समझ में नहीं आया। फिर पापा और उनके दोस्त ऊपर आ गए। अब उन्होंने देखा कि उनकी बोट में एक लाश पड़ी हुई है, जो कि सड़ी और गली हुई थी। उसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि कई समय से ये पानी में डूबी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता था कि उस लाश को बोट में कौन डालकर चला गया। जब पापा और उनके दोनों दोस्तों ने ये देखा तो वो वहीं पर खड़े खड़े दंग रह गए कि लाश कैसे आ गई। और फिर उनका दोस्त कहने लगा कि एक काम करते हैं, इस लाश को दोबारा पानी में डाल देते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। पापा और उनके दोनों दोस्त उस लाश के पास गए और उसे उठाकर पानी में डालने लगे, लेकिन वो लाश इतनी भारी हो चुकी थी कि वो उठ ही नहीं रही थी, बल्कि यूँ कहिए कि वो वहाँ से हिल ही नहीं रही थी। पापा कहने लगे कि ज़्यादा पानी इसकी बॉडी में चला गया, शायद इस वजह से ये उठ ही नहीं रही। वो तीनों ही पूरी ताकत लगा रहे थे, फिर भी वो लाश अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। फिर पापा कहने लगे कि एक काम करते हैं कि हम इस लाश को जाल में उठाकर बाहर फेंकते हैं, उससे थोड़ी आसानी होगी। तभी ही पापा के 2 दोस्तों ने कहा कि लाश हिल ही नहीं रही, हम इसे जाल में डालेंगे कैसा। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनके एक दोस्त ने आइडिया दिया और फिर वही आइडिया लगाकर वो लोगों ने उस लाश को बोट से बाहर फेंक दिया।
उसके बाद ये तीनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम अभी इसी वक्त तुरंत घर पर चलते हैं। नाव को मोड़ा ही था कि दोबारा ये महसूस हुआ कि कोई चीज़ बड़ी सी नाव से टकरा रही है। जब पानी में देखा तो पाया कि वही लाश थी जो बोट से टकरा रही है, लेकिन इस लाश में इतनी ताकत कहाँ कि जब भी ये बोट से टकरा रही है ऐसा लग रहा था कि जैसा वो बोट को पलट देना चाहती हो। पापा ने कहा अपने दोस्त को चिल्लाते हुए, तू जल्दी इंजन चालू कर और यहाँ से निकलते हैं। उसने इंजन चालू करके वहाँ से बोट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दोस्तों अजीब बात ये थी कि वो लाश भी पानी के ऊपर तैरते तैरते बोट के पीछे आ रही थी। मेरे पापा बताते हैं कि हम इतना ज़्यादा घबरा गए थे ये देखकर कि मानो अब हम एक चीज़ समझ चुके थे कि आज हमारी मौत पक्की है अगर हम किनारे तक नहीं पहुँचे। बोट को फुल स्पीड में भगाने के बाद भी वो लाश तेज़ी से उनके पीछे ही तैरती हुई आ रही थी। इतनी तेज़ी से पापा बताते हैं कि शायद मछली भी नहीं तैर सके, जितनी तेज़ी से वो लाश हमारे पीछे तैर रही थी। फिर पापा बताते हैं कि जैसा तैसा हम किनारे तक तो पहुंच गए। उसके बाद नाव से उतर के हम अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह में जब मेरे पापा अपने दोस्त के घर पर गए तो पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। पापा ने उसे दिलासा दिया और कहने लगे कि कल रात में जो भी हुआ हो सकता है तो इस वजह से डर गया होगा। और पापा उसे समझाने लगे। जब पापा उसे समझा रहे थे तो पास में उसकी पत्नी भी खड़ी थी। तभी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी वहां से हिली और पापा भी उठकर घर आने के लिए वहां से खड़े हुए कि तभी उसने पापा का हाथ पकड़ लिया और इशारे में कहा कि बैठ। पापा दोबारा वहां पर बैठ गए। फिर वो कहने लगा कि तुझे पता है कल रात में जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन उससे बुरा मेरे साथ अब हो रहा है। पापा ने कहा तेरे साथ क्या हो रहा है? वो कहने लगा कि मुझे हर वक्त यूं महसूस हो रहा है जैसा कि वो लाश मेरे पास में ही है और वो लाश की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पापा ने कहा अरे ये सब तेरा वहम होगा। वो कहने लगा वहम नहीं है, मुझे वही गंध अब भी आ रही है और बार बार मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसा कि एक आदमी को पानी में डूबने के बाद सांस नहीं ली जाती। पापा को वो ये सब कह ही रहा था कि फिर से उसकी पत्नी आकर वहाँ पीछे खड़ी हो गई। जब उसकी पत्नी आकर खड़ी हुई तब एकाएक उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो पापा को देखकर कहने लगा तू जा, मैं मिलता हूँ तुझे बाद में। पापा उठे, उसकी पत्नी से कहा कि आप इसका ख्याल रखो, मैं जाता हूँ। लेकिन इस बार जब पापा निकलने लगे तब उसकी पत्नी का रूप कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पापा को लगा ही कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने मन में ये सोचा कि हो सकता है दोनों के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा हो, इस वजह से ये थोड़ी गुस्से में लग रही है। पापा तुरंत वहां से अपने घर नहीं गए बल्कि उनके तीसरे दोस्त के घर पर गए और जाकर उसे सारी बात बताई। तो पापा का दोस्त कहने लगा यार देख, जहाँ तक मैं ये सब चीज़ों में विश्वास करता हूँ, हो ना हो वो आत्मा कल हमारे ही साथ आई है। अब हमें अपने दोस्त को बचाना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे ये सब पर इतना विश्वास नहीं है। वो कहने लगा कि तू विश्वास कर या मत कर, जो चीज़ होती है वो होती है। उसके बाद में वो पापा को लेकर किसी आदमी के पास गया और वहाँ से उस आदमी को सारी चीज़ बताकर अपने दोस्त के घर पर ले आया। जब अपने दोस्त के घर पर ले आया और दरवाज़ा खटखटा रहा था तब मेरे पापा बताते हैं कि हम लोगों ने अंदर से आवाज़ सुनी थी कि मेरा दोस्त अंदर चीख रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन वो क्यों चीख रहा था वो समझ में नहीं आया। 10-15 मिनट तक हम बाहर यूं ही खड़े रहे। जब लगा कि अंदर कुछ आवाज़ें अब ज़्यादा आ रही है तो हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने का सोचा। गांव के घर के दरवाजे एक ही धक्के में टूट जाते हैं। पापा लोग उस दरवाजे को तोड़ के जब कमरे के अंदर गए तो पापा ने देखा कि उनके दोस्त की पत्नी उनके दोस्त का गला घोट रही है और उसे मार देना चाहती है। यही नहीं, वो बड़े बड़े नाखूनों से उनके दोस्त के शरीर पर निशान बना रही थी। शायद कुछ लिखना चाह रही थी या उसे चोट पहुंचाना चाह रही थी। वो जो आदमी को लेकर वो लोग वहां पर पहुंचे थे, उस आदमी ने जलती हुई एक माचिस की तीली उस औरत पर फेंकी, जिसके बाद वो चीखते हुए वहां से एकदम भागी और दीवार से टकराकर गिर गई। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो गई। पापा ने कहा ये क्या था? उस आदमी ने
सभी लोगों को बस चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने एक वहीं पर बड़ी सी आग जलाई और चारों ओर एक घेरा बनाकर उसकी पत्नी को उस घेरे में डाल दिया। फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ ये क्या था, और वो कुछ तंत्र मंत्र बोलने लगा। आधे घंटे के बाद जब उसकी पत्नी को होश आया तब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो पापा से कहने लगा कि कुछ चीज़ें नहीं जानने में ही तुम लोगों की भलाई है, अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा बताते हैं कि उस घटना के बाद हम लोग काफ़ी डर चुके थे, तो कुछ 3 महीने तक तो हम फिशिंग करना ही छोड़ चुके थे, और उसके बाद जब हम फिशिंग करना शुरू किए तब अंधेरे में तो बिल्कुल ही नहीं जाते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।